आज का जो अपना टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट क्लास में जो अपन ने डिस्कस किया था वो थे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में अपने 3 ऑब्जेक्टिव थे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल में था अपना सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 3 पर्पज के लिए काम करती है। फर्स्ट होता है सर्वाइव करना, दूसरा होता है प्रॉफिट अर्न करना, तीसरा फ्यूचर में लॉन्ग टाइम में जो हमारे को एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी मिल रही है उनको ग्रैब करना। ठीक है, फिर सोसाइटी के लिए जो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे कि क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना, रीजनेबल रेट पे प्रोडक्ट अवेलेबल करवाना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना, ये सारे की सारे जो थे वो सोशल ऑब्जेक्टिव में आ रहे थे। और पर्सनल ऑब्जेक्टिव थे जो हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उससे रिलेटेड जो भी है वो सब कुछ आ रहा है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव में। अब अपन पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नीड क्यों है। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नीड क्यों पड़ने वाली है मैनेजमेंट की, वो नीड के लिए हम पढ़ेंगे क्या क्या दे रखा है यहाँ पे। सबसे फर्स्ट दे रखा है अचीविंग ग्रुप गोल्स, creates a dynamic organization, helps in development of social development of society, helps in achieving personal objectives and increase efficiency। ये क्या है, 5 हमारे ऑब्जेक्ट इंपोर्टेंस है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम मैनेजमेंट लगाते हैं तो उस मैनेजमेंट के अप्लाई करने की वजह से उसका आउटकम एज ए रिजल्ट के रूप में क्या निकल के आएगा। ये 5 बेनिफिट हमको मिलने वाले हैं। सबसे पहला है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। ठीक है, ग्रुप गोल्स की अपन बात करें तो मैंने कल भी आपको बताया था ग्रुप गोल का मतलब है यहाँ पर टीम जब हम बना के काम करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है मैनेजमेंट क्रिएट्स ए टीम। टीम मींस ग्रुप ऑफ पर्सन मिलके काम करते हैं। ग्रुप ऑफ पर्सन जो है हमारे पास वो मिलके काम करता है। ग्रुप ऑफ पर्सन में अपना कौन कौन हो गया, चाहे वो अपनी लेबर हो गई, स्टाफ, बाकी अपने एम्प्लॉयज हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, जितने भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो सारे के सारे पर्सन क्या करते हैं, एक टीम की तरह काम करते हैं। और ऑर्गेनाइजेशन का जो इंडिविजुअल गोल होता है, जैसे कि अभी अपन ने ऊपर पढ़े थे 4, चाहे वो प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट अर्न करना हो सकता है, सेल इंक्रीज करना हो सकता है, कोई भी गोल हो सकता है। वो एक ऑर्गेनाइजेशन का पर्टिकुलर गोल था, उसको अचीव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, and coordinates with individual to achieve the individual goal along with the organizational goals। अब मेन चीज जो यहाँ पे है वो है इंडिविजुअल गोल्स को हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट कराना है। किसके साथ में, ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ में। मींस ग्रुप ऑब्जेक्टिव को मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि क्या बेनिफिट होता है अगर हम मैनेजमेंट को लगाते हैं। तो ग्रुप के ऑब्जेक्टिव को हम किससे मर्ज कर देते हैं, ग्रुप ऑब्जेक्टिव को मर्ज कर देते हैं किसके साथ, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव के साथ। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव हर पर्सन का जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है उसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो भी होगा वो यहाँ पर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव बोला जाएगा। ठीक है, अब सपोज 10,000 एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उन 10,000 एम्प्लॉयज के पर्सनल अलग अलग मोटिव हो सकते हैं। जैसे कि कुछ एम्प्लॉयज होते हैं वो सैलरी के लिए काम करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको प्रमोशन चाहिए होता है इसके लिए वो काम कर रहे हैं, कुछ एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं जो रिकॉग्निशन के लिए काम करते हैं, कुछ फ्यूचर सिक्योर करने के पर्पज से काम करते हैं, कुछ अपने टैलेंट को इंक्रीज करने के पर्पज से काम करते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ गोल्स होते हैं एक इंडिविजुअल के। अब मैनेजमेंट क्या काम कर रहा है, मैनेजमेंट जो मेन काम कर रहा है इनको इस तरीके से वो डायरेक्शन देता है, अपनी मैनेजरियल फंक्शंस अप्लाई करता है जिससे कि वो सारे के सारे मिलकर काम करते हैं एक सिंगल गोल के लिए। क्योंकि अगर ग्रुप का ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है तो ऑटोमेटिकली सिंगल ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है। जैसे मैंने कल आपको बताया था लास्ट क्लास में कि अगर एक गोल हमारा कोई भी गोल है कि जैसे मुझको, मैं एक एम्प्लॉय हूँ, मुझको सैलरी चाहिए, मेरी सैलरी हर साल इंक्रीज हो, मैं चाहता हूँ कि 10% का इंक्रीमेंट हो मेरी सैलरी में, मेरी एक्सपेक्टेशन है किसी ऑर्गेनाइजेशन से। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने करना क्या था, और मैं एज ए मैनेजर, मैं किसी कंपनी में कोई मैनेजर था, उसने मुझे क्या किया कि अगर आप कंपनी की इस साल की सेल को या प्रॉफिट को इतना इंक्रीज कर देते हो तो नेक्स्ट ईयर से आपको क्या होगा, 10% का इंक्रीमेंट मिलेगा। तो ये मैनेजर ने क्या दिया, हमको एक मोटिवेशन दिया। अब इस मोटिवेशन को, इस टारगेट को से हुआ क्या, हमारा इंडिविजुअल गोल जो था सैलरी इंक्रीज करने का वो क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन के गोल से कनेक्टेड हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब वो जो एम्प्लॉय है या मैं हूँ, मैं एज ए एम्प्लॉय क्या करूंगा, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए काम करूंगा। मैं थोड़ी देर के लिए भूल जाऊंगा कि मुझे 10% की ग्रोथ चाहिए। मेरा पर्पस क्या हो जाएगा, मेरा पर्पस हो जाएगा ग्रुप ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। तो सबसे पहला बेनिफिट, पहला
क्या फायदा है कि अगर हम गोल मैनेजमेंट फंक्शन अप्लाई करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या होगा, हमारा ग्रुप गोल्स जो है उसको हम आसानी से अचीव कर सकते हैं। केवल एक ऐसा ही नहीं है कि केवल ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो रहा है मैनेजमेंट अप्लाई करने से, ऑल ओवर दी जितने पर्सनल्स उसमें काम कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स काम कर रहे हैं, सबके गोल्स को हम अचीव कर रहे हैं इनडायरेक्टली। ठीक है, तो दूसरी चीज हम बात करें, नेक्स्ट जो दे रखा है दूसरा बेनिफिट क्या होगा, इंक्रीज एफिशिएंसी। हमने पढ़ा ही था कि मैनेजमेंट का काम ही क्या होता है, एफिशिएंसी लेके आना। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। पहली चीज तो ये बताई थी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। एक बताया था मैंने मिनिमम और नो वेस्टेज। जब ये दो चीजें एक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, मिनिमम वेस्टेज होगी, तो क्या होगी, हमारी कॉस्ट इफेक्टिवनेस आएगी। कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट, हमारी सर्विसेज कैसी हो जाएंगी, कम रेट पर हम अपना कोई भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर देंगे, तो जिससे क्या होगा, हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा। और प्रॉफिट इंक्रीज होने से क्या होगा, हमारी फ्यूचर में जो गोल्स थे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, क्योंकि गोल ही क्या था, प्रॉफिट कमाना, और वो हमें यहाँ पर अचीव हो गया। ठीक है, तो ये सारी की सारी एक्टिविटी किस चीज के बारे में बता रहे हैं, एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हैं अगर हम मैनेजमेंट अप्लाई करते हैं। क्योंकि मैनेजमेंट काम क्या करता है, एफिशिएंसी आती कब है, सपोज हमने प्लानिंग कर ली, प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमें डायरेक्शन मिल रहा है, डायरेक्शन मिलने से क्या हुआ, एक एम्प्लॉय को ऑन द स्पॉट वर्किंग प्लेस पे क्या मिल रहा है, उसको गाइड मिल रहा है कि किस तरीके से उसको पर्टिकुलर एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। तो इससे होगा क्या, चांसेस ऑफ डैमेज बिल्कुल मिनिमम हो जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारी जो एम्प्लॉयज है उनकी स्किल्स हैं वो डेवलप हो जाएंगे और एफिशिएंसी लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो दूसरा बेनिफिट ये हो गया भाई, तो क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी बाय यूजिंग रिसोर्सेज इन बेस्ट पॉसिबल मैनर टू रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का मतलब मैंने बताया, वो प्रोडक्टिविटी किसी भी पॉइंट से हो सकती है, जैसे कि लेबर की वर्किंग स्किल्स अगर हम बढ़ा देते हैं, पहले सपोज वो 10 यूनिट बनाता था, अब वो 12 यूनिट बना रहा है उसी टाइम पीरियड में, क्यों, क्योंकि उसके अंदर स्किल्स जनरेट कर दी हमने। पहले जो कॉस्टिंग आ रही थी वो 10 रुपए आ रही थी, अब जब हमने उसमें प्रॉपर मैनेजमेंट फंक्शन अप्लाई कर दिए तो वो कॉस्टिंग गिर के कितनी हो गई, 8 रुपए पे आ गई या 9 रुपए पे आ गई। तो हमने क्या किया, रिड्यूस भी कर दी कॉस्ट को, और दूसरा काम क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज मींस प्रोडक्शन, एक तरीके से समझो तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो गया हमारा, जो हमारा स्टाफ था उसके स्किल्स भी डेवलप हो गए। तो दूसरा बेनिफिट ये हो गया। तीसरा हमारा है इंक्रीज डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। अब डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन कौन सी बोल रहे हैं, जो मैंने आपको कल बताया था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आइसोलेशन में काम नहीं करती है, तो कैसा बनाना है, डायनामिक नेचर बनाना है उसका। डायनामिक मींस चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर ले, ऐसी एनवायरनमेंट, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन रेडी करना है। मींस सपोज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए, तो उस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हमने पहले से, हमारा R&D डिपार्टमेंट था, वो टेक्नोलॉजी को लेके रिसर्च कर रहा था, तो उस डिपार्टमेंट ने पहले से क्या कर दिया, हमें कंटिन्यूअसली जो हमारी टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा था उनके बारे में हमें टाइम टू टाइम नॉलेज प्रोवाइड करा दी। तो डायनामिक नेचर क्रिएट कर दिया। ठीक है, अभी आप बात कर सकते हैं सोसाइटी में कोई चेंजेस हो गए, तो सोसाइटी के चेंज के अकॉर्डिंग हमने अपना प्रोडक्शन चेंज कर दिया, हमने वर्किंग स्टाइल अपना चेंज कर दिया। ठीक है, या पॉलिटिकल चेंजेस हो गए, कोई गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो गवर्नमेंट चेंजेस होने की वजह से क्या चेंजेस होने वाले हैं उनको अपने अप्लाई कर लिया अपने इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो डायनामिक एनवायरनमेंट हो गया। ये सारी चीजें होंगी कैसे पॉसिबल, जब वहां पर हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट लेके आएंगे। मैनेजमेंट आने का मतलब क्या होता है, वही हमने 5 चीजें करनी पड़ेंगी। प्लानिंग भी करेंगे हम वहां, प्लानिंग भी करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग प्रॉपर रिसोर्सेज को अपन क्या बोलते हैं उनको अरेंज करेंगे। दूसरा स्टाफिंग करेंगे, डायरेक्टिंग करेंगे, कंट्रोल करेंगे, टाइम टू टाइम उन्हें मोटिवेट करेंगे, क्योंकि मोटिवेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। जब भी कोई चेंज होता है मार्केट में या कोई भी इन्वायरमेंट में चेंज होता है, जैसे कि मैनुअल वर्क कहीं पे हो रहा था, काम हो रहा था मैनुअल, अब क्या हुआ, उसको कंप्यूटराइज फॉर्म में लेके आना है, तो क्या होगा, डिजिटल वर्ल्ड में जब हम आते हैं तो उसमें क्या होगा, हमको चेंजेस करने की जरूरत होगी। लेकिन एम्प्लॉइज क्या होते हैं, जो भी चेंजेस होते हैं उनको एक्सेप्ट करने में क्या होते हैं, थोड़े से हेजिटेट होते हैं, वो फॉलो नहीं करते हैं उनको,
उनका विरोध करते हैं। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, अगर अच्छा लीडरशिप अपने पास होगी, अच्छा मैनेजमेंट स्किल्स होगा, तो हम वहां पर उसको अप्लाई करेंगे, वो उनको मोटिवेट करेगा, उसके बेनिफिट बताएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, धीरे धीरे करके हमारी कैसी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाएगी, डायनामिक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है जैसे मैनेजमेंट हेल्प द एम्प्लॉइज ओवरकम दियर रेजिस्टेंस टू चेंज। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पे, कोई भी एम्प्लॉय है, कोई भी स्टाफ है, कोई भी ह्यूमन बींग्स है, वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, जो जितना भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्सेज काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस मींस विरोध कर रहे हैं, उस चीज को रोक रहे हैं कि वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन काम कैसे करना है। क्योंकि जो एक्सटर्नल फैक्टर है उनमें तो चेंज होगा ही होगा, चाहे वो सोशल हो चाहे पॉलिटिकल हो, उन सारे के सारे जितने भी फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको बताए थे बिजनेस एनवायरनमेंट के, उन सब में चेंजेस होंगे, लेकिन उन चेंजेस में कैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन काम करेगी, कैसे उन एम्प्लॉइज को उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी किया जाए, तो उसके लिए क्या होगा, मोटिवेट करना पड़ेगा उनको, डायरेक्शन देना पड़ेगा टाइम टू टाइम। वो सारी चीजें कब पॉसिबल होती हैं, जब हमारे पास प्रॉपर मैनेजमेंट होता है, तभी हम उस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ऐसे इन्वायरमेंट में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद achieving personal objective through motivation and leadership management help the individual in achieving the personal goal। अब मोटिवेशन में हम आगे पढ़ेंगे, लीडरशिप और मोटिवेशन ये दोनों की दोनों डायरेक्टिंग वाले। सर हाँ जी, सर ये क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन एक बार दोबारा बताना। अच्छा मैं एक बार वापस से आपको बताता हूँ। यहाँ जो हमने अभी पढ़ा था डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन का मीन्स आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसका कुछ बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, इस बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या होता है, उसको कुछ फैक्टर्स होते हैं उन पर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता, इस बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसको अपने आप को चेंजेस करना होता है, चाहे वो पॉलिटिकल चेंजेस हो, सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, टेक्निकल चेंजेस हो, कोई भी ऐसा ऐसा कोई भी फैक्टर जो एक्सटर्नल फोर्स है जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन पर इफेक्ट डाल रहा है, चाहे वो पॉजिटिव इफेक्ट हो या नेगेटिव इफेक्ट हो। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एक कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है, मोबाइल बनाने वाली कंपनी है, मोबाइल बनाने वाली कंपनी क्या है, अगर एंड्रॉइड फीचर अगर लॉन्च हो गया तो एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग उसको टाइम टू टाइम अपने क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी अपने मोबाइल के अंदर उस फीचर को, उस टेक्नोलॉजी को चेंज करना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मार्केट से वाइप आउट हो जाएगी, मतलब मार्केट से खत्म हो जाएगी। तो मीन्स क्या है, अगर इन सारी की सारे बिजनेस एनवायरनमेंट से हमें अपने आप को रेडी करना है तो वहां पे क्या फॉलो करना पड़ेगा हमें, मैनेजमेंट। क्योंकि मैनेजमेंट क्या करेगा, टाइम टू टाइम उनकी प्लानिंग करेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जैसी सिचुएशन होगी मार्केट में उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करेगा, उसके अकॉर्डिंग अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। जैसे मैं अभी आपको बताया था मैनुअल से डिजिटल फॉर्म में वर्किंग कन्वर्ट करनी है, तो क्या होगा, सारा जो स्टाफ है उसको क्या कराना पड़ेगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी पड़ेगी। वो कौन से वाले पार्ट में कवर हो गई, मैनेजमेंट के स्टाफिंग वाले पार्ट में। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि अगर हमको इस बिजनेस डायनामिक इन्वायरमेंट में काम करना है, क्योंकि बिजनेस एक डायनामिक नेचर का होता है, तो इसलिए मैनेजर को भी कैसा बनना पड़ेगा, डायनामिक, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन रेडी करनी है जो अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल चेंजेस अपने इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के इन्वायरमेंट में चेंज कर सके, उसको बोल रहे हैं हम डायनामिक इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इसके बाद अपना नेक्स्ट जो था अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मैंने अभी आपको बताई था, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से कनेक्ट करना। क्योंकि अगर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, एम्प्लॉय उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर चले जाएंगे, एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो इंक्रीज होने लगेगा। एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो मींस क्या है, यहाँ पर एम्प्लॉय बार बार ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाएंगे। अब एम्प्लॉय बार बार छोड़ के जाएंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, एम्प्लॉइज को ट्रेंड करना पड़ेगा, वापस से उनको एफिशिएंसी लेके आनी पड़ेगी उनके अंदर, उनको काम सिखाना पड़ेगा, तब जाके वो प्रॉपरली वर्क कर पाएंगे। इसमें लगेगा टाइम, इन बिटवीन क्या होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी लेवल होगा, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, वो डिक्रीज होने लगेगा। तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, मैनेजर क्या कर रहा है, दो काम कर रहा है, पहला मोटिवेशन और लीडरशिप। ये दोनों चीज कहाँ पे आ रही है, हमारी डायरेक्टिंग वाले फंक्शन में कवर हो रही है, क्योंकि दोनों ही जगह पे क्या करेगा वो, पहली चीज मोटिवेट करने के लिए क्या करेगा, चाहे तो वो उनको कुछ फाइनेंशियल
वैसे अपन अगले नेक्स्ट जो डायरेक्टिंग चैप्टर होगा अपना उसमें पढ़ेंगे डिटेल में, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। एक होते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव, दूसरे होते हैं नॉन फाइनेंशियल। दो तरह के इंसेंटिव्स होते हैं, ये मोटिवेटर होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है एक मैनेजर अपने स्टाफ को मोटिवेट करता है। कैसे? या तो उसको क्या किया उसने, इंक्रीमेंट दे दिया, सैलरी हो गई सपोज, ये फाइनेंशियल मोटिवेटर है जिसके लिए वो काम कर रहा है इन इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। बोनस हो गया, बोनस प्रोवाइड करा दिया, ठीक है, और कोई इंसेंटिव दे दिए। ये सारे के सारे किस में आ रहे हैं, फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटी में आ रहे हैं। मनी टर्म में जिसको अपन काउंट कर सकते हैं वो हो गया हमारा फाइनेंशियल इंसेंटिव। दूसरे हो रहे हैं नॉन फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स या इंसेंटिव्स कौन से हैं, जैसे कि प्रमोशन, कोई एम्प्लॉय को प्रमोशन दे दिया, रिकॉग्निशन दे दिया, ये सारी की सारी एक्टिविटी किस में आती है, नॉन फाइनेंशियल। क्योंकि यहाँ पर हम उसको कुछ भी सैलरी नहीं दे रहे हैं, कुछ भी मनी टर्म में प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। फिर भी क्या होगा, जब एम्प्लॉय को लगेगा कि ऐसी, और मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ जो मुझे टाइम टू टाइम मेरी सैलरी भी मिल रही है, सैलरी में इंक्रीमेंट भी हो रहा है, बोनस भी मिल रहे हैं, अदर इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड हो रहे हैं, साथ ही साथ टाइमली प्रमोशन हो रहा है मेरा, है ना, मुझे रिकॉग्निशन भी मिल रही हैं, तो वो सारी चीजें जब एक ही जगह पे मिलेंगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो सेटिस्फाई हो जाएगा, पॉजिटिव माइंड क्रिएट होगा उसका। जब वो पॉजिटिव माइंड हो जाएगा, उसका स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना शुरू कर देगा। मींस क्या बोलते हैं, ज्यादा डिग्निटी के साथ में काम करने लगेगा उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज क्या होगी, अगर हम लीडरशिप अप्लाई करते हैं, अब बता रहे हैं कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में कैसे हेल्प कर रहे हैं। पहली चीज तो मोटिवेशन दे दिया, मोटिवेशन फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों तरह का। इसके बाद लीडरशिप में हम क्या कर रहे हैं, गाइड करने का काम कर रहे हैं उनको। एक लीडर क्या करता है, का क्या होता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द सबऑर्डिनेट्स। लीडरशिप में क्या हुआ, इन्फ्लुएंस ओवर दी सबऑर्डिनेट, जितने उसके फॉलोअर हैं उस उन सबको लीड करेगा, उनके ऊपर अपना सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस डालेगा, जिसकी वजह से वो क्या होगा, उसको फॉलो करेंगे। अब जब आपका पॉजिटिव, आपका बॉस है, आपका उसका आपके ऊपर क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है, वो आपकी बात, आप जितने भी फॉलोअर्स हो उसको फॉलो करते हो, तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, आपको प्रॉपर तरीके से लीड कर सकता है। आपकी हर प्रॉब्लम को अगर वो सुनेगा तो सॉल्यूशन अप्रोच क्रिएट होगी, ऑटोमेटिकली क्या होगा, आप सब मिलके क्या काम करोगे, पॉजिटिव मैनर में काम करना शुरू कर दोगे, और धीरे धीरे करके क्या होगा, ये लिखा हुआ है, थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप मैनेजमेंट हेल्प द इंडिविजुअल इन अचीविंग पर्सनल गोल व्हाइल वर्किंग टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अल्टीमेटली काम वही हो रहा है, मैनेजर का काम वही है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करवाना। लेकिन आसानी कैसे हो गई, यहाँ पे उसने किया क्या, ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स थे उनको अचीव कराने के लिए इंडिविजुअल गोल्स को अचीव कराना शुरू कर दिया, ठीक है। जब एम्प्लॉय सेटिस्फाई हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये बेनिफिट है। इसके बाद लास्ट जो अपना बेनिफिट है वो है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। जब इफेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम फॉलो किया जाएगा तो होगा क्या, वहां पर मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बाय प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। जो हमने सारी की सारी सोशल ऑब्जेक्टिव पढ़े थे वो वाले पॉइंट से यहाँ पे कवर हो रहा है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के सोशल ऑब्जेक्टिव कवर कर लिए जाएं तो वो लॉन्ग टर्म तक मार्केट में सर्वाइव कर सकती है। जैसे कि क्या दे रखा है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स की बात हो रही है यहाँ पे, मैं पहले बता चुका है इसको। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और न्यू टेक्नोलॉजी। तो इन सब ये सारी की सारी चीज होंगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। दूसरी चीज क्या होगी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा। मींस अगर हम एक मैनेजमेंट को अप्लाई कर रहे हैं तो ओवरऑल हमने क्या क्या कर लिया यहाँ पे, अगर हम पांचों पॉइंट में देखें, हमने ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल थे जो हमने शुरुआत में पढ़े थे वो भी अचीव कर लिए, अपनी
जो इंटरनल एनवायरनमेंट थी उसकी एफिशिएंसी लेवल बढ़ा लिया, और एफिशिएंसी बढ़ने की वजह से क्या हुआ, डायनामिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया, और डायनामिक होने की वजह से पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी धीरे धीरे हम अचीव करने लगे। मींस जितनी हमारा एनवायरनमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज थे उन सब की भी नीड्स फुलफिल होने लगी। लास्ट में क्या हुआ, जब इंडिविजुअल हमने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया तो हम सोसाइटी के लिए भी ऑटोमेटिकली काम करने लगे, क्योंकि हमारा जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, मैनेजमेंट क्या करेगा, मैनेजमेंट का काम ही होता है अपने गुड्स को, कंपनी के गुड्स को, कंपनी की सर्विसेज को बेस्ट मैनर में रिप्रेजेंट करना मार्केट में। तो इसके लिए वो क्या करता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है, टाइम टू टाइम चेंजेस करता है, उसमें नई चीजें इन्विल्ट करके लेके आता है। तो ये सारी की सारी चीजें जब होती हैं तो उनसे क्या होगा, ये 5 ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाते हैं हमारे। ये 5 तरह के हमें इंपोर्टेंस निकल के आते हैं कि अगर हम मैनेजमेंट को अप्लाई करते हैं तो ऐसी ऐसी चीजें हो सकती हैं। अब आपको लग रहा होगा कि बिना मैनेजमेंट को अप्लाई किए भी तो ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन सारी चीजें एक साथ परफॉर्म करना काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है, एम्प्लॉइज बहुत सारे हैं, वर्कर बहुत सारे हैं, उन सबके गोल्स को हमको अचीव करवाना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज हो गई यहाँ पे। क्या है पहला अपना, एक बार दोबारा देखते हैं। पहला अपना था ग्रुप गोल्स को अचीव करना, इंक्रीज एफिशिएंसी, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना, पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करना, और लास्ट में सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम करना। ये हो गए हमारे इंपोर्टेंस कि क्या इंपोर्टेंस है, क्यों जरूरी है किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट लगाना। नेक्स्ट है इसके बाद नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब नेचर ऑफ मैनेजमेंट में मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, साइंस है, या प्रोफेशन है। इन तीनों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दे रखा है मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब आर्ट की बात करें तो सबसे पहले डेफिनेशन दे रखी है, आर्ट्स रेफर्स टू द स्किल्स एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। मींस स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन का मींस क्या है, जो आपके पास आर्ट क्या होता है, वे ऑफ वर्किंग, कैसे हम किसी भी काम को परफॉर्म कर रहे हैं, वो हो गया आर्ट। जैसे कि मैं आपको अगर पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने के लिए क्या है, मेरे पास भी वो एग्जिस्टिंग जो स्किल्स है, मेरे पास जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, मैं उसको आपको कैसे करके आप तक पहुंचा रहा हूँ, वो सारी चीजें क्या है मैं जो स्किल्स यूज कर रहा हूँ। ठीक है, चाहे जो मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, या सपोज मैं आपको कोई बुकिश नॉलेज प्रोवाइड कराऊं, तो वो सारी चीजें कहाँ से निकल के आएंगी, वो मेरा क्या हो गया, एक तरीके से स्किल हो गए, मैं कैसे उसको अप्लाई कर रहा हूँ आपको वो नॉलेज ट्रांसफर करने के पर्पज के लिए, तो वो आर्ट हो गई है। तो आर्ट क्या होती है, वे ऑफ वर्किंग, किस स्टाइल से हम किसी काम को परफॉर्म करते हैं। एक ही काम है, उसको करने के काफी सारे तरीके होते हैं, उसको बोलते हैं अपन आर्ट। ठीक है, द एग्जिस्टिंग नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू द स्टडी ऑब्जर्वेशन, चाहे वो मेरे पास कहाँ से आई हो, स्टडी से आई हो, मीन्स जो मैंने नॉलेज ली हो, बुक्स नॉलेज ली हो वहां से ली हो, चाहे मैंने ऑब्जर्व करके लिया हो मार्केट से, प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स की जो रिजल्ट्स थे, पिछले स्टूडेंट्स के एक्सप्रेशंस को फॉलो करके मैंने देखा कि कैसे स्टूडेंट्स को हम ज्यादा अच्छे तरीके से एलेबोरेट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक को। तो वो क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया। लास्ट है एक्सपीरियंस, कितने नंबर ऑफ टाइम से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो उस एक्सपीरियंस को मैंने पास्ट एक्सपीरियंस को अप्लाई कर दिया, तो वो सब कुछ मिला के क्या बन जाता है, एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज। यहाँ एग्जिस्टिंग नॉलेज के तीन तीन तरीके बता रखे हैं, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो, ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड हो, या एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो। तो ये हो गई हमारी आर्ट की सिंपल डेफिनेशन। अब आर्ट में क्या क्या फीचर्स होते हैं, फीचर्स दे रखे हैं। फीचर ऑफ आर्ट में पहला दे रखा है एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल knowledge. In every art, systematic and organized study material is available to acquire theoretical knowledge, and expert in the respective field apply these principles to their respective art form. Means सबसे पहली चीज क्या है कि जब भी कोई आर्ट की बात होगी तो आर्ट में क्या होना चाहिए, हमारे पास सबसे पहले जो बेस क्या है, किस चीज को है, क्योंकि अल्टीमेटली हम कर क्या रहे हैं, स्किल्स, अपने स्किल्स से बस उस एग्जिस्टिंग नॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं। तो मींस होना क्या चाहिए, सबसे पहले हमारे पास वो एग्जिस्टिंग नॉलेज होना, थ्योरेटिकल नॉलेज होना जरूरी है। वो कहाँ से मिल सकती है, चाहे तो हमें जो स्टडी मटेरियल्स है वहां से हमने ली हो, कोई भी हमारी एक्सपर्टीज नॉलेज हो किसी रेस्पेक्टिव फील्ड की। जैसे कि मैं आपको बिजनेस स्टडी पढ़ा रहा हूँ, तो बिजनेस स्टडी क्या हो गई, रेस्पेक्टेड फील्ड हो गई। ठीक है, अप्लाई दीज प्रिंसिपल टू दियर रेस्पेक्टिव आर्ट्स। ठीक है, उसको कैसे हम फिर अपनी आर्ट से, अपनी वे ऑफ स्टाइल से कैसे उसको परफॉर्म कर रहे हैं। एक बिजनेस स्टडी को पढ़ाने वाले काफी सारे टीचर हैं, काफी सारी फैकल्टी है, वो अलग अलग फैकल्टी अलग अलग तरीके से आपको नॉलेज प्रोवाइड करा रही है। ठीक है, तो मीन्स क्या हो गया, बुक वही है,
कंसेप्ट वही है, मैनेजमेंट एज ए आर्ट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट वही है, लेकिन उसको पढ़ाने का डिफरेंट तरीका कहाँ से निकल के आया, जब हमने एग्जिस्टिंग नॉलेज होगी तभी हम उन पे अपनी स्किल्स को लगा सकते हैं। तो पहली चीज ये हो गई कि अगर फीचर में बात करें तो सबसे पहली चीज हमारे पास क्या होना चाहिए, थ्योरेटिकल नॉलेज होना कंपलसरी है जब भी हम आर्ट की बात करेंगे। दूसरा पर्सनल एप्लीकेशन, मीन्स आप अगर देखो तो डेफिनेशन को ही दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला जो हमने पढ़ा था कि हमारे को स्टडी एग्जिस्टिंग नॉलेज होनी चाहिए, दूसरा उसको हम पर्सनली कैसे अप्लाई कर रहे हैं। द यूज ऑफ बेसिक नॉलेज डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड दस आर्ट इज वेरी पर्सनलाइज्ड कंसेप्ट। ठीक है, अब कैसे हम उस रेस्पेक्टिव आर्ट फॉर्म में उसको अप्लाई करेंगे वो मैंने अभी आपको ऊपर बता ही दिया है। तो वही चीज यहाँ दे रखी है कि उसको डिफरेंट फॉर्म में हम कि जैसे जैसे ये डिपेंड करेगा इंडिविजुअल पे, हर उस मैनेजर पर डिपेंड करेगा जो हर मैनेजर अलग अलग फील्ड में काम कर रहा है। उस नॉलेज को सबने, मैनेजर कौन हुआ, मैनेजर जनरली क्या होता है, जिसने मैनेजमेंट की नॉलेज ले रखी है, ट्रेनिंग ले रखा है, एक्सपीरियंस है उस फील्ड का, उस फील्ड की नॉलेज को वो फिर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो वो उसके पर्सनल एप्लीकेशंस हो गए, यहाँ पे ये आर्ट के फीचर हो गए। ठीक है, लास्ट दे रखा है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी, प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस बोल सकते हैं। जैसे कि बात करें, यहाँ एग्जांपल दे रखा है, म्यूजिक क्रिएटेड बाय द म्यूजिशियन आर डिफरेंट दो द म्यूजिकल नोट्स यूज्ड आर द सेम। मींस समझ में आई बात, कि वही चीज मैं आपको बता रहा था कि बिजनेस स्टडी का जो सिलेबस है या थ्योरेटिकल नॉलेज है वो सेम है, लेकिन वो कैसे डिपेंड करेगी, हम उसको कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। हर फैकल्टी अलग अलग तरीके से आपको वही टॉपिक को एलैबोरेट कर रही है, वो कैसे कर रही है, अकॉर्डिंग टू इट्स प्रैक्टिस, खुद की प्रैक्टिस और उसकी क्रिएटिवनेस पे डिपेंड करेगा। क्रिएटिविटी क्या होता है, किसी भी काम को डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करना। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो डिफरेंट स्टाइल ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये क्या हो गई यहाँ पे, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो ये तीन चीज बता रहे हैं कि जब भी हम आर्ट की बात करेंगे, अभी अपना मेन टॉपिक पर अपन ध्यान रखते हैं कि अपना जो मेन टॉपिक है अपन ये पढ़ रहे हैं कि मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले आर्ट को समझा कि आर्ट क्या है, पर्सनली हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं किसी नॉलेज को, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। आप सिंपली अगर इसको लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। अब वो नॉलेज किसी भी फील्ड की हो सकती है, किसी भी वे में हमने उसको अच्छी अपने पास एक्वायर किया है, वो किसी भी तरीके से हो सकती है, लेकिन हम उसको प्रेजेंट किस तरीके से कर रहे हैं, उस प्रेजेंट स्टाइल को हम बोल रहे हैं, प्रेजेंटिंग करने की जो स्टाइल है उसको बोल रहे हैं हम आर्ट। तो आर्ट समझ में आ गई। अब आर्ट क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है या नहीं, तो यहाँ पर इसके लिए एक नोट दे रखा है, एवरी मैनेजर हैज इट्स हिज ओन यूनिक स्टाइल ऑफ मैनेजिंग थिंग्स एंड पीपल। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या, मैनेजर के पास भी खुद की क्या होती है, एक पर्सनल स्टाइल होती है। जैसे मैं आपको समझाऊं कि मैनेजमेंट में क्या होगा, हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो मैंने आपको बताया था, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की जो थ्योरी है उसको सारे के सारे जितने मैनेजर हैं वो सबके सब ने थ्योरेटिकल नॉलेज एक्वायर कर रखी है ड्यूरिंग इट्स, जो उन्होंने कोर्स किया है, जो मैनेजमेंट डिग्री ली है उसको लेते टाइम या ट्रेनिंग लेते टाइम, जो भी उनका टाइम था उन्होंने उस नॉलेज को एक्वायर किया। लेकिन उस नॉलेज को, उन प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकली जब वो अपनी एज ए मैनेजमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उसको किस तरीके से यूनिक मीन्स अपने आप में एंटिक स्पेशल तरीके से कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, वो क्या हो गया, हमारा आर्ट हो गया। मीन्स यहाँ पे क्या चीज निकल के आ रही है, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट भी क्या है, एक तरह की आर्ट है, क्योंकि वहां पर मैनेजर क्या करता है, एक्वायर की हुई नॉलेज को, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो, थ्योरेटिकल नॉलेज हो, एक्सपीरियंस से आई हो, क्रिएटिविटी से आई हो, उन सब का जो टोटल है उसको वो अप्लाई करता है अपने अपने डिफरेंट सिचुएशन में, अपनी अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ही यूजेस हिज क्रिएटिविटी इन अप्लाइंग। अब यहाँ पर भी वही क्रिएटिविटी की बात आ गई, हमने ऊपर पढ़ा था कि क्रिएटिविटी होनी चाहिए, खुद की प्रैक्टिस होनी चाहिए in applying the management technique and his skills improve the regular application, since all the features of art are present in the management, so it can be called and as a
आर्ट मीन्स पहले इससे क्या, इस पूरे के पूरे हमने जो पढ़ा उससे क्या निकल के आता है रिजल्ट, कि पहली चीज क्या है, ये 3 फीचर अगर हमारे को मैनेजमेंट में दिखते हैं तो हम ये मान लेंगे कि आर्ट है। पहला कौन सा, थ्योरेटिकल नॉलेज। तो थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, स्टडी मटेरियल होता है। मैनेजमेंट के भी आज की टाइम में कितने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स होती हैं, एक्सपीरियंस भी है। तो सारी की सारा मिला के वो क्या हो गया, हमारी थियोरेटिकल नॉलेज हो गई। तो हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ नॉलेज है। दूसरा पर्सनल एप्लीकेशन, डिफरेंट मैनेजर उन डिफरेंट नॉलेज को डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट वे में परफॉर्म कर रहा है, तो वो पर्सनल एप्लीकेशन हो गया। लास्ट है इसके बाद क्रिएटिविटी बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, किस चीज पे डिपेंड करती है आर्ट, कोई नया मैनेजर है तो उसके पास एक्सपीरियंस कम होता है तो वो कम प्रॉपर वे में परफॉर्म नहीं कर पाता सारी चीजों को, लेकिन एक 10 साल पुराना मैनेजर है तो वो उन चीजों को क्या होता है, अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग, अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करता है। तो सेम काम एक मैनेजर कर रहा है, ये तीनों के तीनों, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि मैनेजमेंट क्या होती है, एक आर्ट भी होती है। अब नेक्स्ट, क्या बस आर्ट ही होती है, नहीं, इसके लिए हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज ए साइंस। अब मैनेजमेंट एज ए साइंस के लिए सबसे पहले साइंस समझते हैं कि साइंस होती क्या है। साइंस की डेफिनेशन के लिए यहां दे रखा है, साइंस इज ए सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज को बोल रहे हैं हम साइंस, ठीक है। दैट इज बेस्ड ऑन, किन चीजों पे बेस्ड होती है, जनरल ट्रुथ होते हैं। जनरल ट्रुथ का मतलब क्या हो गया, यूनिवर्सल ट्रुथ, जो कि हर जगह पे सेम, जिनके रिजल्ट निकल के आते हैं, सेम फॉलो होने वाले होते हैं, उनको बोलते हैं विच कैन बी टेस्टेड एनीवेयर एनी टाइम। मीन्स अगर जैसे कि अपने साइंस में पढ़ा कि 2s2+O2 को अगर हम मिलाते हैं प्रॉपर, उसको अगर केमिकल रिएक्शंस करते हैं तो उससे क्या बनता है, H2 क्रिएट होता है। तो क्या यूनिवर्सल हो गया, जनरल ट्रुथ है, कहीं भी किसी भी कंडीशन में अगर हम इसको प्रॉपर वे में अप्लाई करें तो वही क्या होगा, हमारे लिए H2O बन के निकल के आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गई, सिस्टमाइज नॉलेज हो गई, जो कि जनरल ट्रुथ होती है, यूनिवर्सली अप्लाई होते हैं। अब फीचर क्या क्या है, सबसे पहला सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस हैज ए सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन द कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या चीज होती है, कोई भी चीज का कब निकल के आती है, वो जनरल ट्रुथ कब निकल के आता है, जब कोई भी साइंटिस्ट क्या करता है, उसके कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस करता है। कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस का मींस क्या है, कि अगर कौन कौन सी सिचुएशन में हम क्या क्या चीजें रखेंगे, क्या कंडीशंस रखेंगे, प्री कंडीशन, तो उसका क्या इफेक्ट होगा, कौन सी केमिकल रिएक्शंस होगी जिसकी वजह से ये एक्टिविटी परफॉर्म होगी, या ये कोई प्रोडक्ट रेडी होगा। तो वो क्या हो गया, अपने आप में सिस्टमाइज नॉलेज हो गई, जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड होती है। दूसरा, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स and observation. Scientific principle are developed through the experiments and observation. काफी सारे कोई भी एक थ्योरी जनरेट करता है कोई साइंटिस्ट, तो उसके लिए क्या करता है, अपनी एक्सपेरिमेंट्स करता है काफी सारे लैब में प्रैक्टिकली, तब जाके उनके रिजल्ट्स को मैच करता है, तब कोई भी नया प्रिंसिपल जनरेट करके हमको प्रोवाइड करता है, जिसको हम जनरल लाइफ में फॉलो करते हैं। दूसरी चीज है यूनिवर्सल वैलिडिटी। साइंटिफिक प्रिंसिपल आर यूनिवर्सल वैलिडिटी, जिसको अपन ऊपर पढ़ चुके थे, जनरल ट्रुथ, कि कहीं भी किसी भी कंडीशन में अप्लाई कर दो, चाहे इंडिया में करो चाहे ऑल ओवर दी वर्ल्ड कहीं भी करो, वो सेम उसके रिजल्ट निकल के आने वाले हैं। तो मैनेजमेंट में की हम बात करें तो मैनेजमेंट में भी ये सारी की सारी चीजें होती हैं। कैसे, मैनेजमेंट हैज ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड इट्स प्रिंसिपल आर डेवलप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम based on the repeated experiments and observation which are universally applicable, but they have to be modified according to the गिवन सिचुएशन। पहली चीज क्या दे रखी है, कि सारी चीजें उसमें भी होती हैं, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, वहां पर भी अगर कोई, जो मैंने बताया कि जो 14 प्रिंसिपल हम फ्योल के पढ़ेंगे, वो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, क्योंकि वो भी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन पे। क्योंकि जो फ्योल थे वो कहीं पर, वो एक कंपनी में काम करते थे, एज ए जॉब करते थे, वहां पर उन्होंने वहां उन एक्टिविटीज को होते हुए देखा, तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पर, अपने कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस के बेस पे वो प्रिंसिपल जनरेट करके दिए। तो वो भी अपने आप में यूनिवर्सल ट्रुथ है, उनको हर ऑर्गेनाइजेशन में हम फॉलो कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, जो साइंस होती है वो रिजिड होती है, उसमें अपन कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है, वहां पर क्या होता है, डायनामिक नेचर होता है, वहां पर हम एग्जैक्टली प्योर साइंस की तरह हम अप्लाई नहीं कर सकता, किसी भी चीज को डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। कोई प्रिंसिपल है उसको एज इट इज अप्लाई करते हैं, अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट हमको उसमें कुछ चेंजेस करने होते हैं। एज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एन एग्जैक्ट एज द प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस, सो इट मे बी कॉल्ड एज इन एग्जैक्ट साइंस। मतलब प्योर साइंस हम इसको नहीं बोल सकते, इन एग्जैक्ट साइंस इसलिए हमने इसको यहाँ बोल रखा है। प्रोमिनेंस ऑफ ह्यूमन फैक्टर इन द मैनेजमेंट मेक्स इट सोशल साइंस। सोशल साइंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है, इसमें इन्वॉल्वमेंट क्या है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ
ह्यूमन। और ह्यूमन कैसा होता है, ह्यूमन बींग्स कैसे होते हैं, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उनके चेंजेस होते रहते हैं, उनकी साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, मेंटल एबिलिटी में चेंज होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम क्या करना है हमको, अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी भी थी लास्ट, तो उसमें क्या था, मैनेजमेंट का काम ही होता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉइज को, स्टाफ को, वहाँ के ह्यूमन बींग्स को से काम करवाने की टेक्निक्स अप्लाई करना। ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारे लिए, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब क्योंकि इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स है, बिजनेस एनवायरनमेंट है, तो हम इसको प्योर साइंस नहीं बोल सकते, हम इसको इनएग्जैक्ट साइंस बोलेंगे, सोशल साइंस बोलेंगे, क्योंकि इसमें ह्यूमन फैक्टर हमेशा अवेलेबल रहता है और ह्यूमन से रिलेटेड चीजें कभी भी रिजल्ट नहीं हो सकती, क्योंकि उनमें चेंजेस होना कंपलसरी रखना पड़ता है। बाकी मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन हम लास्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी यहाँ तक का अपन आज खत्म करते हैं। थैंक यू।